अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए और मुझे काफ़ी सारे सजेशंस आप लोग ने दिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। पिछले हफ्ते मैं बहुत बिज़ी थी तो मैं नहीं कर सकी थी, एक हफ़्ता आपका कोई भी मैंने लेक्चर नहीं किया। तो आज जो है मैंने बड़ा क्योंकि मेरे पास प्रिपेयर नहीं था ना, इतनी मैं बिज़ी थी कि मैं कर ही नहीं सकी थी, तो अब मैंने बड़ी मुश्किल से ये किया है। तो एक पेशेंट मैंने देखा था, तो मैंने डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल केस नंबर 10 ये बनाया अपनी ओपीडी में, ठीक है। तो वो जो है वो केस फिर हम ना लॉन्ग केस में उसको डिस्कस कर लेंगे, इस वाले केस को, ठीक है। तो केस है अ 23-year-old young man presented with swelling on both feet since 1 week. No such episode occurred in the past. He was a known type 1 diabetic since 15 years. He gave history of increased blood pressure multiple times in the past, but he was not on any antihypertensive. He had no history of asthma. Uh, on examination, his blood pressure was 150 by 95 millimeter of mercury. Pulse was 84 per minute. Respiratory rate was 20 per minute, and he was afebrile. There was periorbital edema as well as bilateral pedal edema up to his shins. ठीक है, यानी कि बिल्कुल यंग लड़का था वो, और 1 वीक की हिस्ट्री लेके आया कि उसको अच्छा स्वेलिंग हो रही थी उसको, ठीक है। और उसने हिस्ट्री दी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर कभी चेक करें पास में बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, लेकिन कोई वो दवाई नहीं ले रहा था उसके लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 150/95, पल्स 84, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, एफिब्राइल था वो, पेरी ऑर्बिटल एडिमा था उसको, वो कहता है सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा होता है, और पीडल एडिमा उसको अप टू द शिन्स था, ठीक है। फिर मैंने उसको एग्जामिन किया तो हिज abdomen was soft and non-tender, and his CVS examination was unremarkable. He was taking injection Lantus 18 mg subcutaneously once at bedtime and injection Humulin. पता नहीं कुछ बता नहीं पा रहा था कि कौन सी, मैं ला के दिखाऊँगा डॉक्टर साहब आपको। Humulin 10 mg subcutaneously twice a day, ठीक है। He was non-compliant with the dietary restrictions and had no habit to check his blood sugar in spite of having a glucometer. His mother was worried due to his केयरलेसनेस, यानी कि बिल्कुल वो केयरलेस था, कुछ नहीं देखता था। उसकी अम्मी कही थी कुछ सुनता ही नहीं है, बस भाग जाता है और घर से, और जो है ना वो ना अपनी शुगर चेक करता है ना डॉक्टर के पास जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे लेके आई हूँ। अब इन्वेस्टिगेशन जब मैंने कराई ना उसकी, तो क्या आया देखें। हीमोग्लोबिन was 10.1 gram per deciliter, MCV was 28, TLC 7800 per cubic millimeter, urea was 35, creatinine 1.9 milligram per deciliter, urine DR showed pH 5.5, proteins plus, glucose plus, ketones were negative, urine microalbumin was 476.4, जो less than 20 होना चाहिए। Estimated GFR was 55 milliliter per minute, HbA1c was 10.4%, serum cholesterol 235 milligram per deciliter, triglycerides 118 milligram per deciliter, HDL was 65, LDL was 150, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस अब आप देखें, मतलब इसको नॉर्मोसिटिक एनीमिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया 10.1, यूरिया ठीक था, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था थोड़ा सा। यूरिन डीआर में आप देखें प्रोटीन्स आ रहे हैं कितने, ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन्स नेगेटिव हैं, कीटो एसिडोटिक नहीं था वो। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन देखें कितना ज़्यादा बड़ा है, EGFR कम हुआ है 55 मिलीलीटर पर मिनट, HbA1c देखें कहाँ जा रही है 10.4, और सीरम कोलेस्ट्रॉल 235, ठीक है। तो उसकी सारी चीज़ें जो बहुत ही एबनॉर्मल आई। अब इसी केस को जो है ना हम लॉन्ग केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा CKD का केस हो गया है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। तो उसको मैंने इस तरह से बना दिया है। आप जब देखा आपने ये पेशेंट डायबिटिक है और उसमें इन्वेस्टिगेशंस आपको बताई गई कितनी ये आ रही हैं, ठीक है। तो CKD ड्यू टू डायबिटीज़ होगी इसकी डायग्नोसिस। बायोडाटा, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक्स। एजुकेशन आप क्यों पूछेंगे भाई, आप पूछें ना
कि पेशेंट की कितनी मतलब ये कि वो आपकी बात काउंसलिंग आपको किस तरह करनी है, कितना वो समझ पाएगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, अब इसमें ना बहुत ही सटल हो सकती हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एनोरेक्सिया, नोजिया, फटीग एंड लैसिट्यूड, क्योंकि एनीमिया होता है उस वजह से। अच्छा, उसमें देखें लिखा हुआ है सिम्टम्स एंड ओवर्ट साइंस ऑफ किडनी डिजीज आर ऑफ्टन सटल और एब्सेंट अंटिल रीनल फेलियर सुपरवीन्स। Thus, the diagnosis of kidney disease often surprises patients and may be a cause of denial. ठीक है, या तो उनको लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उनको ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, तो वो देख के मतलब ये कि इतने ख़राब उनके अगर डॉक्टर कहे कि भैया आप तो रीनल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई भी आपको, तो उनको तो समझ ही में ना आए ना, डिनाइल पे चले जाएंगे। पर्टिकुलर टू द हिस्ट्री इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन विच कैन कॉज CKD और मोर कॉमनली बी अ सीक्वेंस ऑफ CKD। अब कॉज भी कर सकता है और सीक्वेंस भी होता है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो रही हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, उससे हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो फिर आपको बिला आखिर पता ही नहीं चलता कि उसकी वजह से हुआ था CKD या CKD की वजह से हाइपरटेंशन हो गया। डायबिटीज़ मेलाइटस, एबनॉर्मल यूरिनालिसिस एंड प्रॉब्लम्स विद प्रेगनेंसी सच एज प्री एक्लैम्पशिया और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, मतलब ये रिस्क फैक्टर रहेंगे। तो डायग्नोसिस इनकी इसकी अब आपने देख लिया ना कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी लीडिंग टू CKD, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ चला गया ये। 15 साल से इसको थी टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। ड्यूरेशन आप देखें। तो अब जैसे अब ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है? इट encompasses a spectrum of pathophysiologic processes associated with abnormal kidney functions, often with a progressive decline in the GFR, यानी कि glomerular filtration rate. Or the risk of worsening CKD is closely linked to both the GFR and amount of albumin urea, यानी कि दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि GFR कितना कम हो रहा है और एल्ब्यूमिन यूरिया कितना बढ़ रहा है, ठीक है। इससे आप देखते हैं। अब यूरिया और क्रेटिनिन उसको नहीं लेते हम, क्योंकि यूरिया क्रेटिनिन तो बिल्कुल स्टेज 5 में जाके बढ़ना शुरू होगा ना, जिसको आप आसानी से मेजर कर सकेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये पहले से ख़राब होने लगती हैं, उनकी तरफ आपने देखना। The term end-stage renal disease represents a stage of chronic kidney disease where the accumulation of toxins, fluid and electrolytes normally excreted by the kidney leads to death unless the toxins are removed by replacement therapy using dialysis or kidney transplantation. End-stage renal disease is denoted by the term stage 5 kidney disease, ठीक है। तो stage 5 chronic kidney disease जो है वो end-stage renal disease होती है। तो इसकी 5 stages हैं। तो अभी मैंने बताया कि बिल्कुल कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर किसी को शुरू हो जाए तो पता ही नहीं चलता है, कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में फिर आप ये सारी चीज़ें आपने पूछी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप क्या पूछेंगे? एनोरेक्सिया होता है नंबर 1, फटीग होती है, लैसिट्यूड होता है। क्यों होता है? एनीमिया हो रहा होता है पेशेंट को, ठीक है। वेट लॉस होता है क्योंकि उसको एनोरेक्सिया कुछ खाया नहीं जा रहा, मेल न्यूट्रिशन, फिर नोजिया, फिर लेटर स्टेजेस में हिकअप्स एंड पेरिफेरल एडीमा फिर आप देखेंगे। मसल क्रैम्प्स की भी शिकायत कर सकता है पेशेंट, प्लूराइटिस होने लगता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मिल सकता है आपको। अब पास्ट एंड पर्सनल हिस्ट्री देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मैं सुबह उठी हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो ये मैं ग्रीन टी पहले पी लेती हूँ और इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे करती हूँ तो मैं देर से ही नाश्ता करती हूँ। तो आप हैबिट, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, नंबर ऑफ सिगरेट पर डे एंड ड्यूरेशन, पर्टिकुलर द हिस्ट्री इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, विच कैन कॉज CKD और मोर कॉमनली बी अ सीक्वेंस ऑफ CKD। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, एबनॉर्मल यूरिनालिसिस एंड प्रॉब्लम्स विद प्रेगनेंसी एंड सच एज प्री एक्लैम्पशिया और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। हिस्ट्री ऑफ रिफ्लक्स, UTI एज इन द चाइल्डहुड, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इतने सारी ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, उसकी वजह से सीकेडी हो जाती है। तो ड्रग टू कंसिडर इंक्लूड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जो बेचारे पेशेंट आर्थराइटिस के हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और वो कितना मतलब ले रहे होते हैं मजबूरन उनको ये दवाइयाँ ना फ्रीक्वेंटली, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मिस यूज़ भी करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है बस हर वक्त खाए जा रहे हैं वॉरेन ये वो वॉल्ट्रॉल, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 COX-2 इनहिबिटर्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स, फॉस्फेट कंटेनिंग बाउल कैथार्टिक्स एंड लिथियम, एक्सपोजर टू अदर नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स लाइक हैवी मेटल एंड एरिस्टोलोकिक एसिड, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू एनी ड्रग, ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप लें, क्योंकि हो सकता है आप कंट्रास्ट के साथ कुछ करवाएं, पेशेंट को एलर्जी ना हो। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक भी अब बहुत सारी जो है ना इसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई हैं। तो फैमिली हिस्ट्री आप किडनी डिजीज़ की लें। असेसमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन इन अदर ऑर्गन सिस्टम सच एज ऑडिटरी, विजुअल एंड इंट्यूबियमेंट्री may lead to the diagnosis of heritable form of CKD, for example Alport syndrome or Fabry's disease और cystinosis, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, उसके हिसाब से फिर आप हिस्ट्री लेंगे ना। तो बहुत सारी अब रिसेंट प्रोग्रेस हो गई है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स के लिए दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ CKD इवन इन द इंडिविजुअल विद नॉर्मल GFR, जिनका बिल्कुल नॉर्मल है, अगर उनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो उनमें पोटेंशियल होता है CKD में जाने का। एडल्ट्स विद सच रिस्क फैक्टर्स शुड बी मॉनिटर्ड एटलीस्ट एवरी 2 years फॉर एल्ब्यूमिन यूरिया, डिक्लाइन इन eGFR, एस्टिमेटेड GFR एंड ब्लड प्रेशर एबनॉर्मलिटीज़, मतलब जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं हर 2 साल में उनको आपने चेक करना है, किसके लिए, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए, डिक्लाइन इन GFR के लिए, और ब्लड प्रेशर उनका मॉनिटर करना है। फोर्थ जो है जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मैनी इनहेरिटेड forms of CKD follow a Mendelian inheritance patterns often as a part of systemic syndrome. Most common is autosomal dominant polycystic kidney disease, ठीक है, तो ये भी तो familial हो गई। अच्छा, मोस्ट रिसेंटली आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स जो है ना CKD के, नंबर 1 है अ पास्ट एपिसोड ऑफ अपेरेंटली रिकवर्ड एक्यूट किडनी इंजरी। अगर किसी को मतलब ये कि कोई इन्फेक्शन हुआ या मतलब डायरिया वॉमिटिंग, उसके बाद वो एक्यूट रीनल फेलियर पे चला गया, फॉर एग्जांपल मलेरिया हुआ, उसके बाद एक्यूट किडनी शट डाउन हो गया उसका, ठीक है, और वो रिकवर हो गया, डायलिसिस कराया आपने, जो भी किया वो रिकवर हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन ये एक उसका ना हमेशा के लिए एक रिस्क फैक्टर है ये। नंबर 2, टोबैको यूज़। तो कितना ज़रूरी है कि आप सिगरेट स्मोकिंग अप, टोबैको यूज़ इज़ वन ऑफ द cause predisposing cause of CKD. Number 3, many forms of apparently resolved childhood or adolescent kidney disease. अब childhood में adolescent में कितनी, जैसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम हुआ, एक्यूट फेरेंजाइटिस हुआ, उसके बाद एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जो भी है, फिर उसको ट्रीट कर दिया आपने, ठीक है, और वो बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल भी सही हो गया, तो भी जो है ना रिस्क फैक्टर रहेगा उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करने के लिए। तो उसको आपने हर 2 साल में उस पेशेंट का GFR और एल्ब्यूमिन यूरिया और जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स एडल्ट में क्या होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, नंबर 1 जो है ना वो क्रॉनिक नॉन रीनल यानी सिस्टमिक डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हो जाए, और सबसे बड़ी सिस्टमिक डिजीज़ हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़, लूपस, वेस्कुलाइटिस, कैंसर इम्यूनोथेरेपी। नंबर 3 इन्फेक्शंस हैं, यानी कि HIV इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस B वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस C वायरल इन्फेक्शन। फिर नंबर 4 नेफ्रोटॉक्सिक एक्सपोजर इंक्लूडिंग एंटी नियोप्लास्टिक थेरेपीज़। नंबर 5 हाइपरटेंशन, रिस्क फैक्टर भी है और कॉज भी है उसकी, और कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो एडल्ट में ये हो गया। चाइल्डहुड में क्या है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में रिस्क फैक्टर्स जो है ना, प्री मैच्योर और स्मॉल ग्रोथ एज एट बर्थ, जो स्मॉल जेस्टेशनल एज बर्थ में, नंबर 2 इंक्रीज BMI,
यानी ओबेसिटी अगर हो गई। नंबर 3 परसिस्टेंट एसिम्प्टोमेटिक हेमैच्यूरिया। अब ये भी बहुत मतलब इसको कंसिडर करना चाहिए। किसी को अगर मेरे पास कोई आया है उसको हेमैच्यूरिया आ रहा है तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो मैं सोचूंगी कि कोई इन्फेक्शन होगा, तो मैं यूरिन TRCS करा के देखूंगी ना, नहीं आया उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको कहूँगी भाई 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा करा लेना। दोबारा अगर करा लिया उसमें भी हेमैच्यूरिया सिर्फ आ रहा है तो आपको फिर कई दफ़ा लैब्स डिफरेंट लैब से करा के देखें, फिर भी अगर उसको परसिस्टेंट हेमैच्यूरिया आ रहा है ना तो फिर बहुत आपको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और सब कराना चाहिए जिससे पता चले ग्लोमेरुलर हेमैच्यूरिया तो नहीं हो रहा, डिस्टॉर्टेड रेड सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के होते हैं ना, जैसे अगर कोई किडनी स्टोन हो गया या कुछ हो गया तो उससे इस तरह के नहीं आते RBC डिस्टॉर्टेड, तो आपको पता चल जाता है कि ग्लोमेरुलर हेमैच्यूरिया हो रहा है तो उसको आपको इवाल्यूएट करने की ज़रूरत है। नंबर 4 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर बच्चों में भी एडोलेसेंट में भी हो रहा है। नंबर 5 चाइल्डहुड किडनी डिजीज़ इवन रिजॉल्व, जैसे मैंने बताया कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम था, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। ट्रीटेड चाइल्डहुड कैंसर, अब अगर कोई भी कैंसर था बच्चे को, जैसे ALL था, ट्रीट हो गया, कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, लेकिन फिर भी उसको जो है ना वो रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका फोकस ब्लड प्रेशर पे ही होगा ना कि ब्लड प्रेशर उसका क्या आ रहा है, टारगेट ऑर्गन डैमेज ड्यू टू हाइपरटेंशन आप देखेंगे। दस फंडोस्कोपी एंड प्री कार्डियल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट। फंडोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in diabetic patients because it may show evidence of diabetic as it may show complication of diabetic retinopathy which is associated with diabetic nephropathy। अगर diabetic retinopathy आपने देख ली कि हुई भी है और नेफ्रोपैथी, ये जो जैसे मैंने पेशेंट दिखाया कि इसमें जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सारा आपको मिल रहा है, तो अगर रेटिनोपैथी भी हुई है कंफर्म्ड है ये कि डायबिटीज़ की वजह से है, ठीक है। Other physical signs of CKD include edema and sensory polyneuropathy. The finding of ST-rhexis or pericardial friction rub not attributable to other causes usually signifies the presence of uremic syndrome. अब वाइटल साइंस आप ज़ाहिर चेक करेंगे ना तो ब्लड प्रेशर आपको बड़ा हुआ मिल जाएगा, पल्स देखेंगे आपको तो पल्स आपको ज़्यादा मिल सकती है, क्यों, अगर उसको एनीमिया है, हो सकता है उसकी कॉम्प्लिकेशन कार्डिक फेलियर हो गई हो तो भी आपको टैकीकार्डिया मिल जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट आप उसका देखें, टेम्परेचर चेक करें, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, साइंस ऑफ एनीमिया मिलेंगे, यानी पेलर होगा, कंजंक्टिवा पेल होंगे, स्किन टोन पेल होगी, प्रेजेंस ऑफ एडिमा इन फीट, पेरीऑर्बिटल और एसाइटिस भी मिल सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एनी विस्ट्रोमेगैली और रीनल ब्रूई ऑफ रीनल स्टीनोसिस, ठीक है, सारी चीज़ें आपने देखनी है। CVS एग्जामिनेशन में अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस, अगर पेरिकार्डाइटिस हो चुका है तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आपको मिल सकता है। राइट स्टर्नल हीव ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है तो उसकी चेंजेस आपको मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी और ECG कराएंगे तो उसमें भी मिल जाएंगी। इफ़ कार्डियक फेलियर हैज़ अकर्ड, साइंस ऑफ इंक्रीज JVP होगा, एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होंगे, टैकीकार्डिया और पेरिफेरल एडिमा में भी प्रेजेंट, ठीक है, ये सब मिल सकता है आपको डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एट विच द पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड। अगर कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे इस पेशेंट को कार्डियक वगैरह का सब नॉर्मल था, ठीक है, तो उसको फिर वो सटल सी ही आपको मिलेंगी, एनीमिया मिल गया और ये सारी चीज़ें, टैकीकार्डिया, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे, नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग और साइंस ऑफ प्लूरल फ्यूजन और साइंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, अगर उसको कार्डिक फेलियर हो गया है तो डिपेंड करेगा। CNS एग्जामिनेशन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, कुड बी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है जैसे इस पेशेंट में था, और इफ़ यूरेमिया हैज़ अकर्ड, कन्फ्यूजन, स्टूपर, कोमा, स्ट्रिक्सिस एंड साइंस ऑफ हाइपरटेंसिव एन्सेफलोपैथी कैन बी फाउंड। साइंस ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, तकरीबन सारे हमारे बॉडी के सिस्टम्स में जो है ना CKD के असर हो रहे होते हैं, स्किन में भी हो रहे होते हैं, हर जगह हो रहे होते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में you should search for the clues of underlying causative or aggravating renal processes and on the degree of renal damage and its consequences। मतलब ये कि अब आपके पास एक पेशेंट आ गया, अब आपको थोड़ी पता है कि वो किस वजह से, जैसे इमरजेंसी में आ गया, स्टूपर में आ गया, ठीक है,
और आपको नहीं पता कि क्या हुआ है उसको। अब सारी आपने जब इन्वेस्टिगेशंस कराई तो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई कि यूरिया क्रिएटिनिन यानी कि यूरेमिया पता चल गया आपको कि हुआ हुआ है उसको, ठीक है। तो रीनल फेलियर हुआ हुआ है, ये तो आपने डायग्नोज कर लिया। कॉज क्या है उसकी, अब हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो पेशेंट पहले नहीं आया था। तो उसकी कॉज मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। हर चीज़ आपने कंसिडर करनी है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाए। अगर मोर देन 35 ईयर्स एज है उस पेशेंट की जिसमें रीनल फेलियर यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आपने डायग्नोज कर लिया है, तो उसका आप क्या कराएंगे, सीरम एंड यूरिनरी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। 35 से ऊपर है, मल्टीपल माइलोमा इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर, तो उसको आप एवालुएट कर लेंगे, ठीक है, कि क्या ये कॉज तो नहीं है। स्पेशली अगर उन लोगों में एनीमिया, उस पेशेंट में एनीमिया भी हो और आपको हाइपर कैल्सीमिया भी मिल रहा हो, ठीक है, तो आप ये कर लेंगे एक चीज़। दूसरे जो है अंडरलाइंग इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ, तो HIV, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HCV ये करा लेंगे आप। फिर उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं है उसकी कॉज। फिर जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ सच एज लूपस, तो ANA अगर वो पॉजिटिव आया तो anti-DSDNA, फिर इस तरह से आप कराएंगे। फिर 5 जो है सीरियल मेजरमेंट। अब पेशेंट आया रीनल फेलियर, उसका जो है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अब आपको तो नहीं पता ना पहले क्या था, हो सकता है उसको एक्यूट हो, क्रॉनिक ना हो। तो serial measurement of renal functions should be obtained to determine pace of renal deterioration and ensure that disease is truly chronic rather than acute or subacute, hence potentially reversible। वो तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। 6 सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D, PTH should be measured to evaluate metabolic bone disease, ठीक है। CBC आप कराएंगे, उसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे तो आपको जैसे इस पेशेंट में एनीमिया था। फिर 8 आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलेट। अब देखें अगर हम CBC कराते हैं तो उसमें पहले हम देखते हैं ना कि भाई MCV कितना है। अगर MCV जो है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया बता रहा है, ठीक है, 80 से कम है फेमटोलीटर से, तो हम आयरन भेजेंगे ना। अगर 100 से ज़्यादा होगा यानी कि मैक्रोसिटिक होगा तो हम भेजेंगे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। लेकिन CKD में आपको ये कुछ नहीं देखना है, इसलिए कि उसको नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक ही एनीमिया मिल रहा है, तो आपको इन स्टोर्स को हर हाल में चेक करना है आपको, ठीक है। तो चाहे नॉर्मोक्रोमिक है, आप आयरन भी करा के देखें, विटामिन B12, फॉलेट भी कराएं। फिर 9 है, अब 24 आवर यूरिन कलेक्शन में बी हेल्पफुल बिकॉज एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 300 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन मे बी एन इंडिकेशन फॉर थेरेपी विद ACE इनहिबिटर्स और ARBs एंड ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद अ हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। वैसे जो है ना अब 24 आवर यूरिन कलेक्शन कुम्बोसम प्रोसीजर अब जो है वो इसके बजाय जो है ना वो यूरिनरी क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन टू यूरिनरी क्रिएटिनिन का रेशो मालूम कर लेते हैं, वो भी काफ़ी होता है, उससे एस्टिमेटेड GFR भी आप कर सकते हैं। अब इमेजिंग स्टडीज़, ये सिर्फ हम जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, हैं। तो रीनल अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट यूजफुल विच कैन वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ 2 किडनीज। कॉन्जेनाइटल कोई एब्सेंस तो नहीं है, आइसोलेटेड किडनी तो नहीं है। डिटर्मिन इफ द सिमेट्रिक, प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ किडनी साइज, रूल आउट रीनल मासेस और एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब तो आपको इसमें मिल जाएगा ना। मतलब ये कि एक्यूट फेलियर अगर हो, एक्यूट किडनी इंजरी अगर हो, तो किडनी का साइज़ नॉर्मल होगा। और अगर बिकॉज इट टेक्स टाइम किडनीज टू श्रिंक, मतलब प्रोसेस बहुत लंबा चला आ रहा है तभी तो वो श्रिंक होंगे ना, तो फिर बायलैटरली स्मॉल किडनीज अगर आपको मिल जाए ना तो CKD की आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन का होगा। इफ़ द किडनी साइज इज़ नॉर्मल इट इज़ पॉसिबल दैट किडनी डिजीज इज़ एक्यूट और सब एक्यूट, सही है। लेकिन बहुत सारी इसमें वो भी होती हैं कि हो सकता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी आपको जो है ना साइज़ बड़ा मिल जाए, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में बड़ा मिल सकता है आपको। फिर डॉपलर सोनोग्राफी करा लें आप। The exceptions are diabetic nephropathy. Kidney may be increased at onset before CKD supervenes, amyloidosis and HIV nephropathy. इसमें जो है ना आपको किडनी साइज में भी नॉर्मल मिल रहा होता है in the phase of CKD. Polycystic kidney disease with renal failure has enlarged kidneys.
A discrepancy of more than 1 centimeter kidney length suggests either a unilateral developmental abnormality or disease process or renovascular disease with arterial insufficiency affecting one kidney more than the other. इसका मतलब ये होता है. The diagnosis of renovascular disease can be undertaken with different techniques including nuclear medicine such as CT or MRI. 11 आप क्या कराएंगे इन केस ऑफ सस्पिशन ऑफ रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी. अगर रिकरेंट चाइल्डहुड में इन्फेक्शन हो रहे थे, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हो रही थी, यूटीआई एसिमेट्रिक रीनल साइज है विद स्कार्स ऑन द रीनल पोल्स मिल रहे हैं, तो अवॉइडिंग सिस्टोग्राम में भी इंडिकेटेड. 12 radiographic contrast imaging studies are not helpful in the investigation of CKD. Intravenous and intra-arterial dye should be avoided where possible in CKD because of the risk of radiographic contrast dye induced renal failure. ठीक है. When unavoidable, appropriate precautions include avoidance of hypovolemia at the time of contrast exposure, minimum of dye load and choice of radiographic contrast preparation with least nephrotoxic potential. ठीक है, तो फिर आपने इसके ख्याल रखने हैं. रीनल बायोप्सी 13 मतलब ये कि आखिर में रीनल बायोप्सी, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या इंडिकेशन है. इन पेशेंट्स विद बायलैटरली स्मॉल किडनीज रीनल बायोप्सी इज़ नॉट एडवाइज. क्यों? इट इज़ नंबर 1 टेक्निकली डिफ़िकल्ट है, इतने छोटे हो चुके हैं वो किडनीज, और ब्लीडिंग का भी रिस्क है और एडवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, और इतनी नंबर 2 इतनी ज़्यादा स्कारिंग हो चुकी है उसमें कि अंडरलाइंग डिजीज़ तो अब अपेरेंट होगी ही नहीं जिसके लिए आप कर रहे हैं. नंबर 3 द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रेंडर द डिजीज़ स्पेसिफिक थेरेपी हैज़ पास्ड. मतलब अब तो आपका वो जो आप इस डिजीज़ स्पेसिफिक थेरेपी है उसका तो टाइम गुजर चुका है. नंबर 4 अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू रीनल बायोप्सी इंक्लूड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, bleeding diathesis including ongoing anticoagulation and severe obesity. इसमें आप नहीं करते, यानी uncontrolled hypertension, active urinary tract infection, bleeding diathesis और जो है ongoing anticoagulation and severe obesity. सही. अच्छा, अब ultrasound guided percutaneous biopsy is the favored approach, but a surgical laparoscopic approach can be considered, especially in patients with single kidney where the direct visualization and control of bleeding are crucial. In patients in whom kidney biopsy is indicated, suspicion of a concomitant or superimposed active process such as interstitial nephritis or in the face of accelerated loss of GFR अगर हो रहा है. The bleeding time should be measured, and if it decreased, desmopressin should be administered immediately prior to the procedure. A brief run of hemodialysis without heparin may be considered prior to renal biopsy to normalize the bleeding time. मतलब ये कि अगर ज़रूरी है तो desmopressin आप दे सकते हैं कि अगर bleeding time बढ़ा हुआ है, या फिर short run of hemodialysis brief run आप कर सकते हैं without heparin. heparin के साथ करते हैं ना तो heparin नहीं देंगे आप, फिर बायोप्सी आप कर लेंगे. लेकिन ज़्यादातर में होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में रीनल बायोप्सी की कोई ज़रूरत नहीं होती. अब इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस एंड ईटियोलॉजी ऑफ CKD. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि आप अगर पेशेंट जो है CKD आपको लग रहा है तो आपको एक्यूट और सब एक्यूट रीनल फेलियर से जो है ना उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये क्रॉनिक था या अभी एक्यूट हुआ है. बिकॉज 2 कंडीशंस में रिस्पॉन्ड टू टारगेटेड थेरेपी, यानी कि जो 2 कंडीशन है एक्यूट और सब एक्यूट, ये तो टारगेटेड थेरेपी से ठीक हो जाएंगी ना, CKD तो नहीं होगी. प्रीवियस मेजरमेंट्स ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, अगर पेशेंट के पास पिछली रिपोर्ट्स हैं तो आप वो देखें कि पिछला उसका क्रिएटिनिन कितना था. अगर बढ़ा ही हुआ चला आ रहा था तो आपको पता चल जाएगा ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है. लेकिन अगर आप 1 महीने पहले का देखें, 2 महीने पहले का, अगर उसके पास है और वो उस वक्त बिल्कुल सही था और अब जाके ये है तो फिर एक्यूट या सब एक्यूट होगा उसको. नॉर्मल वैल्यूज़ फ्रॉम रीसेंट मंथ्स और इवन ईयर सजेस्ट दैट द करंट एक्सटेंट ऑफ रीनल डिसफंक्शन could be more acute and hence reversible. ठीक है. Otherwise elevated serum creatinine in the past suggests that renal disease represents a chronic process. और अल्ट्रासाउंड भी करा के आप देख लेंगे.
Even if there is evidence of chronicity, there is a possibility of superimposed acute process, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई, यानी किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी और फिर उसको डायरिया, वॉमिटिंग या कुछ भी हो गया, या हेमोरेज हो गया, या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, नेफ्रोटॉक्सिन एक्सपोजर हो गया, तो उससे जो है ना एक्यूट, उसके ऊपर एक्यूट ऑन क्रॉनिक फेलियर या किडनी इंजरी हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो सकता है. इफ़ द हिस्ट्री सजेस्ट मल्टीपल सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ रिसेंट ऑनसेट, और फॉर एग्जांपल फीवर भी है, पॉलीआर्थराइटिस है, रैश है, तो इट शुड बी एज्यूम्ड दैट रीनल इंसफिशिएंसी इज़ पार्ट ऑफ एन एक्टिव सिस्टमिक प्रोसेस, यानी कि एक्यूट हुआ हुआ है उसको उस वक्त. Although kidney biopsy can usually be performed in early CKD, stage 1 to 3 में की जा सकती है, it is not always indicated. For example, in a patient with history of type 1 diabetes mellitus for 15 to 20 years with retinopathy, nephrotic range of proteinuria जैसे हमारे patient में था, absence of hematuria, diagnosis of diabetic nephropathy is very likely and biopsy is not necessary. However, if there is another finding not typical of diabetic nephropathy, जैसे कि उसको हेमेचूरिया हो रहा है, वाइट ब्लड सेल कास्ट आ रही है और एब्सेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो फिर आप जो है ना बायोप्सी इसकी इंडिकेटेड होगी, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, कोई भी आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं, बल्कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी आप नहीं पता कर सके, तो किडनी बायोप्सी में भी द ओनली रिसोर्स टू एस्टैब्लिश द इटियोलॉजी ऑफ एन अर्ली CKD. However, once the CKD is advanced and the kidneys are small and scarred, there is little utility and significant risk in attempting to arrive at a specific diagnosis. तो जेनेटिक टेस्टिंग अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ गई हैं, तो वो भी कर सकते हैं. जेनेटिक testing using a combination of chromosomes microarray and whole exome sequencing is increasingly entering the repertoire of diagnostic tests, since the pattern of injury and the kidney morphologic abnormalities often reflect overlapping causal mechanism of genetic predisposition. तो अब genetic testing भी आ गई है, ठीक है, और बहुत सारी किडनी डिजीज़ की स्पेसिफिक जो जीनोमिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब आइडेंटिफाई हो गई हैं. अच्छा, अब जो है ना आपको पता होना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है. पैथोफिजियोलॉजी ना दो मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें. एक तो है स्पेसिफिक जो भी इनिशिएटिंग अंडरलाइंग इथियोलॉजी है, या तो अंडरलाइंग इथियोलॉजी क्या हो सकती है, या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है किडनी में, ठीक है, या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो गया, या फिर किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो ये तो एक स्पेसिफिक इनिशिएटिंग मैकेनिज्म हो गया. दूसरा नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है विच इन्वॉल्व्स हाइपर फिल्ट्रेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द रिमेनिंग वाइबल नेफ्रॉन्स, यानी कि जो नेफ्रॉन्स जो हैं वो नेक्रोज्ड हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बाकी बचे हुए वाइबल हैं ना, उनमें हाइपर फिल्ट्रेशन इनिशियली शुरू हो जाती है और उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कंपनसेट करने के लिए, ठीक है. ये कॉन्सिक्वेंस होता है लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ रीनल मास का, इररिस्पेक्टिव ऑफ अंडरलाइंग इटियोलॉजी. यानी कि एक तो स्पेसिफिक यानी जो भी इटियोलॉजी थी उसकी वजह से, और दूसरे नॉन स्पेसिफिक जो भी वजह हो उसमें ये चीज़ होगी, यानी कि हाइपरट्रॉफी और हाइपर फिल्ट्रेशन होने लगेगी जो वायबल नेफ्रॉन है उनमें, ठीक है. अच्छा, ये जो रिस्पांस है, रिडक्शन जो हो जाता है नेफ्रॉन के नंबर में, वो मीडिएट होता है वेजोएक्टिव हार्मोन से, साइटोकाइन से और ग्रोथ फैक्टर से, ठीक है. तो फिर जो एडेप्टेशन होती है हाइपर फिल्ट्रेशन और हाइपरट्रॉफी की, टू मेंटेन GFR बिकम्स मैल एडेप्टिव. जाहिर बात है उसमें नॉर्मल फंक्शन कब तक रहेगा, तो जो वो मैल एडेप्टिव होता है और इंक्रीज्ड प्रेशर एंड फ्लो विद इन द नेफ्रॉन प्रीडिस्पोजेस टू डिस्टॉर्शन ऑफ ग्लोमेरुलर आर्किटेक्चर, abnormal podocyte function and disruption of filtration barrier leading to sclerosis and dropout of remaining nephrons. तो बिला आखिर जो है ना वो हाइपर फिल्ट्रेशन जो है फिर वो कंपनसेट नहीं कर सकती है, और मुस्तकिल जो हाइपर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ग्लोमेरुलर इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से उसका आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है, पोडोसाइट डैमेज होने लगते हैं, और जो फिल्ट्रेशन का बैरियर है ना वो टूट जाता है.
or increase intrarenal activity of renin-angiotensin system appears to contribute both to the initial compensatory hyperfiltration and to the subsequent maladaptive hypertrophy and sclerosis. ठीक है, तो ये भी renin-angiotensin system भी activate हुआ है. This process explains why a reduction in the renal mass from an isolated insult may lead to a progressive decline in the renal function over many years and efficacy of pharmacologic approaches that attenuate this response. अब एडल्ट ऑनसेट डिजीज़ जो है ना, प्रायर किडनी इंजरी हुई भी हो या प्री एक्लैम्पशिया, ये भी अगर पेशेंट को हुआ है, फीमेल पेशेंट को, ये भी जो है ना एक रिस्क फैक्टर होता है. किडनी डोनेशन और एक्वायर्ड नेफ्रेक्टमी जिन लोगों की हुई है, ये भी रिस्क फैक्टर है. ये एडल्ट ऑनसेट डिजीज़ में. जेनेटिक में मोनोजेनिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस. नंबर 2 पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस. इन्फेक्शंस में HIV इन्फेक्शन, SARS-CoV-2 इन्फेक्शन. लाइफ स्टाइल, अगर स्मोकिंग, डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, ये सब जो है ना इफ़ेक्ट होता है उसका. अब ना आपको आना चाहिए कि CKD की ना स्टेजिंग कैसे होती है. यानी टू स्टेज CKD इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द GFR रादर देन रिलाइंग ऑन सीरम क्रिएटिनिन कंसनट्रेशन. क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन यूरिया जो है ना वो स्टेज 5 में ही बढ़ना शुरू होगा. उससे पहले आप किस तरह स्टेज करेंगे. नाउ मैनी लेबॉर्ट्रीज नाउ रिपोर्ट एस्टिमेटेड GFR यानी कि eGFR. The normal mean decline within GFR with age from peak GFR 120 ml per minute per 1.72 meter square attained during the third decade of life is 1 milliliter per minute per 1.73 meter square, reaching the mean value of 70 milliliter per minute per 1.73 meter square at age 70. यानी कि 1 milliliter per minute पर 1.73 मीटर स्क्वायर कम होता है एक साल में. ठीक है, तो 70 साल की उम्र में आके वो 70 रह जाता है, जो मतलब 120 होता है ना नॉर्मली GFR. Although reduced GFR is expected with aging, lower GFR signifies a true loss of kidney function with attendant consequences in terms of risk of CKD complication, requirement of dose adjustment of medication. The mean GFR is lower in women than men. दूसरी चीज़, पहला एक आपने GFR ले लिया, दूसरी चीज़ जो है मेजरमेंट ऑफ एल्ब्यूमिन यूरिया. ठीक है, वो भी मॉनिटर करता है नेफ्रॉन की इंजरी को. यानी कि क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज़ अगर है तो 24 आवर कुम्बरसम 24 आवर यूरिन कलेक्शन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो. तो यूरिनरी एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो आप निकाल लें इन वन एंड प्रीफरेबली सेवरल स्पॉट फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल एज अ मेजर पॉइंटिंग टू ग्लोमेरुलर इंजरी. ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा हुआ आएगा उतनी ज़्यादा इंजरी होगी. अच्छा, अगर कन्वेंशनल डिपस्टिक करें उन पेशेंट में जिसमें प्रोटीन नेगेटिव आ रहा है, उसमें भी अगर आप यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो कराएं और वो मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर मिलीमोल आ जाए मेल में और मोर देन 3.5 मिलीग्राम पर मिलीमोल फीमेल में आ जाए ऑन 2 or 3 occasions, it serves as a marker not only for early detection of primary kidney disease but for systemic microvascular disease as well. यानी कि systemic microvascular disease हुई भी है उसको, अगर इतना प्रोटीन यूरिया हो, उसको एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है. ठीक है. अच्छा, ये स्टेजिंग का है, काफ़ी छोटा सा आ रहा है, एक मिनट में दो और से देख के बताती हूँ. हाउ टू, ये चार्ट है, मतलब स्टेज 1 अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आप देख रहे हैं तो G1 कहेंगे. नॉर्मल और हाई यानी हाइपर फिल्ट्रेशन अगर हो रही है तो मोर देन या इक्वल टू 90 मिलीलीटर पर मिनट आएगा. ठीक है, तो वो नॉर्मल और हाई है. फिर G2 है माइल्डली डिक्रीज, 60 to 89 अगर आ गया तो माइल्डली डिक्रीज है.
G3A माइल्डली टू मॉडरेटली डिक्रीज्ड 45 to 59 मिलीलीटर पर मिनट अगर आ गया। G3B जो है मॉडरेटली टू सिवियरली डिक्रीज यानी कि 30 to 44 मिलीलीटर पर मिनट। G4 सिवियरली डिक्रीज 15 to 29 और G5 जो है ना वो किडनी फेलियर होता है यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज लेस देन 15 अगर किसी का आ रहा है GFR, ठीक है। तो ये G5 तो स्टेजेस हो गए G1, G2, G3, G4, G5। अब दूसरा क्या करते हैं आप इसको स्टेज करने के लिए, पहला आपने GFR एस्टिमेटेड कर लिया, दूसरा आप एल्ब्यूमिन देखेंगे तो उसको A1, A2, A3 कर दिया। A1 क्या है, नॉर्मल टू माइल्डली इंक्रीज एल्ब्यूमिन अगर आ गया है यानी कितना, लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम, ठीक है। A2 क्या होगा, मॉडरेटली इंक्रीज्ड अगर हो जाए यानी कि 30 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम। और A3 क्या होगा, सिवियरली इंक्रीज यानी कि मोर देन 300। अब हमारे पेशेंट में मोर देन 300 था ना, यानी स्टेज 5 उसको किडनी डिजीज CKD हुई है, एंड स्टेज रीनल डिजीज इतने यंग पेशेंट को, तो उसमें आ रहा है मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम, तो ये कहलाएगा A3। अब इनको सबको आप मिला के फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 लेस देन 15 होता है और मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम जो है उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, सही है। स्टेज 1 और 2 जो है ना CKD वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ठीक है, सच एज दैट द रिकॉग्निशन ऑफ CKD occurs more often as a result of laboratory investigation, testing in the clinical setting other than the suspicion of kidney disease, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा होगा उसको, ना कोई सिम्टम्स होंगे, ना कोई साइन आ रहा होगा कि उसको एडिमा है या कुछ भी है, कुछ नहीं हो रहा होगा 1 और 2 CKD में, स्टेज 1। With progression to CKD 3 and 4, clinical and laboratory complications become more prominent. Virtually all organ systems are affected, but the most common complications include anemia, number 1, with increased fatigability and decreased appetite. Number 2, abnormalities of calcium, phosphate and mineral regulating hormones such as 1,2,5 dihydroxycholecalciferol जिसको हम calcitriol भी कहते हैं, and parathyroid hormone यानी PTH and fibroblast growth factor 23 FGF23. Number 3, abnormalities of sodium, potassium, water and acid base homeostasis. Many patients, especially elderly individual, will have eGFR यानी कि estimated GFR compatible with stage 2 or 3 CKD. However, majority of these patients will show no further deterioration. मतलब आपने आप पेशेंट को देखा और उसको स्टेज 2, स्टेज 3 किडनी डिजीज़ आई ना, तो मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स जो होंगे ना वो फर्दर डिटोरियोरेशन उनके नहीं होती है किडनी फंक्शन में। इन दिस सेटिंग इट इज़ एडवाइज टू रीचेक किडनी फंक्शन एंड इफ़ दे आर स्टेबल एंड नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा है, तो पेशेंट कैन यूजुअली बी फॉलोड विद इंटरवल रिपीट टेस्टिंग विदाउट रेफरल टू द नेफ्रोलॉजिस्ट। आप ही करें उसको, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 आया, आपने देख लिया एल्ब्यूमिन यूरिया भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है ना ख़ुद उसको फॉलो करते रहें, सही है। डायबिटिक पेशेंट है, आपने उसका कर लिया, डिटर्मिन कर लिया, तो स्टेज 1, स्टेज 2 में आप खुद मॉनिटर करें और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। However, caution should be exercised in terms of potential exposure to potential nephrotoxin and with respect to medication dose adjustment. लेकिन फिर आपको मतलब उसको पेशेंट को बताना होगा कि ये दवाइयाँ उसने नहीं खानी है, या जो डोजेज़ हैं वो रिड्यूस कर दें आप जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं। If repeat testing showed declining GFR and albumin urea और uncontrolled hypertension, फिर आप रेफरल करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। जैसे मैंने इस पेशेंट को कर दिया था, जो मेरे पास आया था ना, मैंने कहा फिर अब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जाओ फिर मेरे पास आना। अभी तक मेरे पास आया नहीं है, चला गया होगा, आई होप कि वो उसके पास। इफ़ द पेशेंट प्रोग्रेसेस टू स्टेज 5 किडनी डिजीज़ यानी कि GFR लेस दैन 15 मिलीलीटर पर मिनट है, अगर टॉक्सिन्स दैट एक्यूमुलेट सच एज द पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिस्टर्बेंस इन देयर एक्टिविटीज़ of daily living, well-being and nutritional status and water and electrolyte homeostasis, ultimately
रिजल्ट्स इन यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, तो मतलब इस यूरेमिक सिंड्रोम जो आप मेजर कर सकें, क्रिएटिनिन बढ़ रही है और यूरिया बढ़ रहा है, वो तो एंड स्टेज में होगा ना। तो उससे पहले आप पेशेंट को मॉनिटर करें ना, उससे पहले आप क्या करेंगे, EGFR और एल्ब्यूमिन यूरिया देखेंगे आप। अब लीडिंग कैटेगरीज ऑफ इटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, अब ये याद कर लें अच्छी तरह। नंबर 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो हमारे पेशेंट में है। नंबर 2 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नंबर 3 हाइपरटेंशन एसोसिएटेड CKD इंक्लूड्स वेस्कुलर एंड इस्चेमिक किडनी डिजीज़ एंड प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ विद एसोसिएटेड हाइपरटेंशन। ठीक है। नंबर 4 ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इट्स अ कॉज ऑफ रीनल फेलियर और CKD। अदर सिस्टिक, नंबर 5 अदर सिस्टिक एंड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो ये सब जो है ना CKD की कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब जो है ना मैंने आपका ट्रीटमेंट ऑफ CKD मैं इस तरह से दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जो पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, भाई सोडियम को क्या हो रहा है, पोटेशियम को क्या हो रहा है और पैराथायरॉइड हार्मोन, ये सब जो है ना मैं इसके पार्ट 2 में कर लूँगी और उसकी अलग अलग आपको ट्रीटमेंट बता दूँगी। ठीक है, अभी हम ओवरऑल ट्रीटमेंट सिर्फ देख लेते हैं हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ CKD, 2 recent developments in etiology directed therapy of CKD include now proven role of gliflozin in diabetic kidney disease and emergence of genomic specific therapies now established for certain patients with autosomal dominant polycystic kidney disease, which are metformin, mepridine and oral anti-hyperglycemic that are eliminated by the kidneys. NSAIDs should be avoided because of the risk of further worsening of the kidney function. Many antibiotics, antihypertensive and antiarrhythmics may require reduction in dosage or change in dose interval. Nephrotoxic radiocontrast agents and gadolinium should be avoided. ठीक है, and then preparation for renal replacement therapy. Temporary relief of symptoms and signs of impending uremia such as anorexia, nausea, vomiting, lassitude, pruritus may sometimes be achieved with dietary protein restriction. However, this diet carries a risk of malnutrition जो पहले ही हुआ है anorexia की वजह से, nausea की वजह से. Thus, plan for more long-term management should be in place. तो पहला आपके पास ऑप्शन आ जाता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में डायलिसिस का. मेंटेनेंस डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैव एक्सटेंडेड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स विद CKD वर्ल्ड वाइड. इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस देख लीजिए. नंबर 1 एनोरेक्सिया, नोजिया नॉट एट्रीब्यूटेबल टू रिवर्सिबल कॉजेज सच एज पेप्टिक अल्सर डिजीज. कोई ऐसी उसको डिजीज़ नहीं है लेकिन उसको नोजिया, एनोरेक्सिया और मैल न्यूट्रिशन हो जा रहा है, वेट लॉस हो जा रहा है. ठीक है, ये इंडिकेशन है. नंबर 2 फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज सच एज हाइपरकैलेमिया और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड दैट आर रिफ्रैक्टरी टू अदर मेजर्स. यानी कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वो सही नहीं हो रहा, तो आप इंडिकेशन है डायलिसिस की. नंबर 3 एनसेफेलोपैथी एंड पेरिकार्डाइटिस इज़ अ वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन, सो इट इज़ नाउ रेयर एज इंडिकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस. वैसे ही इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस हमारे मुल्क में तो होगा क्योंकि मॉडर्न कंट्रीज़ में, यूरोप, अमेरिका में इतनी अच्छी उनकी मतलब ये कि पहले से वो सब कुछ देख लेते हैं और डायलिसिस वगैरह उनकी शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ें अब उनको मिलती ही नहीं है. रेयर हैं कि पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल फिक्शन, रब और ये सब मिल रहा है उनको. ठीक है, तो इसलिए इंडिकेशन से उन्होंने हटा ही दिया है क्योंकि मिलता ही नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ तो पेरिकार्डाइटिस अगर किसी को मिल रहा है तो वो इंडिकेशन होगी CKD की. ठीक है, और नंबर 2 है किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑफर्स द बेस्ट पोटेंशियल फॉर कंप्लीट रिहेबिलिटेशन बिकॉज डायलिसिस रिप्लेसेस ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ किडनीज फंक्शन. सब के सब किडनी फंक्शन से रिवर्स नहीं होते एंड नन ऑफ द अदर रीनल फंक्शंस इंक्लूडिंग एंडोक्राइन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स वो भी नहीं होते. ठीक है, तो जनरली किडनी ट्रांसप्लांटेशन फॉलोज अ पीरियड ऑफ डायलिसिस ट्रीटमेंट, ऑल्दो प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांटेशन usually from a living donor can be carried out if it is certain that the renal failure is irreversible. ठीक है, तो ये हमने सारा कर लिया. अब जो है ना नेक्स्ट मैं आपका जो लेक्चर करूँगी ना वो इसका पार्ट 2 हम कर लेंगे जिसमें जो है ना सारी मैं आपको क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं यानी कि PTH,
विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, उसका क्या ट्रीटमेंट है, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उनको किस तरह हैंडल करना है ट्रीटमेंट में, एनीमिया है उसको क्या करना है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो इसलिए मैं इधर ख़त्म कर देती हूँ और बाकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ज़रूर मुझे आप लिखिएगा, क्योंकि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि CKD में आप जो है ना डायबिटिक, शायद बोला भी था कि डायबिटीज़ लीडिंग टू CKD, इस पे आप लॉन्ग केस कर दें। तो इत्तफाक से जो मेरे पास पेशेंट आ गया तो मैंने कहा चलो इसी में कर देती हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।